नमस्कार। आज हम कंपनी कानून 2013 के एक बहुत ही अ, अहम पहलू पर गौर कर रहे हैं। कैसे कंपनियां बाजार से पैसा उठाती हैं, खासकर प्रोस्पेक्टस जारी करके या फिर कुछ चुनिंदा निवेशकों के जरिए। ये नियम तय करते हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और निवेशकों के लिए सुरक्षित भी। हमारे सामने कॉर्पोरेट और अन्य कानून की किताब के वो हिस्से हैं जो इन नियमों की बारीकियों को समझाते हैं। हमारा मकसद है इन जटिल कानूनी प्रावधानों में से काम की बातें निकालना, उन्हें आसान बनाना और यह समझना कि असल में मायने क्या रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी की तह तक जाना। बिल्कुल। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कानून किस तरह कंपनियों को पैसा जुटाने के अलग-अलग रास्ते देता है, लेकिन साथ ही निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई शर्तें भी लगाता है। चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट, नियम तो देखिए सबके लिए है। तो सबसे पहले ये कंपनियां पैसा जुटाने के लिए कौन-कौन से रास्ते अपना सकती हैं? मोटे तौर पर क्या तरीके हैं? देखिए, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके पास कई विकल्प हैं। सबसे आम तरीका है पब्लिक ऑफर, जैसे कि आईपीओ यानी पहली बार शेयर जारी करना, या एफपीओ मतलब बाद में और शेयर जारी करना। इसके लिए उन्हें एक विस्तृत दस्तावेज, जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं, वो जारी करना होता है। अच्छा। दूसरा रास्ता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें वो कुछ गिने चुने पहचान किए हुए लोगों को ही सिक्योरिटीज ऑफर करती है। और हाँ, मौजूदा शेयर धारकों को राइट्स या बोनस इशू देने का विकल्प तो है ही। और प्राइवेट कंपनियां, वो तो आम जनता से पैसा नहीं मांग सकती है ना? सही कहा। प्राइवेट कंपनियों के लिए पब्लिक ऑफर का दरवाजा बंद है। वो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए या फिर अपने मौजूदा शेयर धारकों को राइट्स या बोनस शेयर देकर ही पूंजी जुटा सकती हैं। और जब हम सिक्योरिटीज कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ शेयर्स तो नहीं होता होगा, इसमें और भी चीजें होंगी? बिल्कुल नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत इसमें शेयर्स आते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स वगैरह सब शामिल हैं। हाँ, बीमा से जुड़ी यूलिप जैसी चीजें इसमें नहीं आती। अच्छा। और एक नई दिलचस्प बात यह है कि अब कुछ पब्लिक कंपनियों को विदेश के स्टॉक एक्सचेंज पर सीधे लिस्ट होने की भी इजाजत मिल गई है। ये पहले के एडीआर जीडीआर सिस्टम से अलग है, ओ, कैसे? क्योंकि इसमें बीच में कोई डिपॉजिटरी बैंक जैसा मध्यस्थ नहीं होता, तो प्रक्रिया थोड़ी सीधी हो सकती है, कह सकते हैं। अच्छा, तो अगर कंपनी पब्लिक के पास जा रही है तो ये प्रोस्पेक्टस नाम का दस्तावेज सबसे अहम हो जाता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या इसकी कोई खास वजह है? नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी से कहीं ज्यादा है। प्रोस्पेक्टस दरअसल कंपनी का वो निमंत्रण पत्र है जिसके आधार पर निवेशक अपना पैसा लगाने का फैसला करते हैं। कानून कहता है कि कोई भी दस्तावेज, चाहे उसका नाम कुछ भी है, अगर वो जनता को सिक्योरिटीज खरीदने का न्योता दे रहा है तो वो प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा। अच्छा, चाहे वो नोटिस हो, सर्कुलर हो। हाँ, चाहे वो कोई नोटिस हो, सर्कुलर हो या विज्ञापन, ये निवेशकों के लिए जानकारी का सबसे भरोसेमंद और बुनियादी स्रोत होना चाहिए। सुना है इसके भी अलग-अलग प्रकार होते हैं, जैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या है? हाँ, जरूरत के हिसाब से अलग-अलग तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं। जैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये उन कंपनियों के लिए फायदेमंद है जिन्हें साल भर में कई बार पैसा जुटाना होता है। ये प्रोस्पेक्टस 1 साल तक वैलिड रहता है। 1 साल तक? जी हाँ, कंपनी को हर बार नया प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं। बस जब भी वो नया इशू लाएंगे, उसे एक सूचना ज्ञापन यानी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देना होगा। इसमें उस समय की ताज़ा जानकारी, जैसे कोई नया कर्ज लिया हो या कंपनी की माली हालत में कोई बड़ा बदलाव आया हो, वो अपडेट करनी होती है। इससे प्रक्रिया तेज हो जाती होगी। बिल्कुल। फिर है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ जानकारी, खासकर कीमत या कितने शेयर्स जारी होंगे, वो पूरी तरह तय नहीं होती। मतलब कीमत तय नहीं होती? हाँ, शुरू में। ये तब इस्तेमाल होता है जब कंपनी बुक बिल्डिंग के जरिए कीमत तय करना चाहती है, जहां निवेशक बोली लगाते हैं। इशू बंद होने के बाद जब कीमत और संख्या तय हो जाती है, तब फाइनल डिटेल्स के साथ इसे रजिस्ट्रार और सेबी के पास फाइल किया जाता है। ओके। और एक एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस भी होता है? हाँ, एब्रिज प्रोस्पेक्टस वो मेन प्रोस्पेक्टस का कह सकते हैं छोटा रूप है, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दिया जाता है ताकि निवेशक को मुख्य बातें एक नज़र में पता चल जाएं। एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस का भी जिक्र आता है। ये सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है, जैसे कोई कानूनी तिकड़ा मुंह।
टिकड़म नहीं, बल्कि कानून की होशियारी कह सकते हैं। ये तब होता है जब कोई कंपनी सीधे जनता को शेयर न बेचकर पहले किसी और व्यक्ति या फर्म जैसे कोई इशू हाउस को शेयर अलॉट कर देती है और वो फर्म फिर उन शेयरों को आम जनता को बेचती है। अच्छा, मतलब बीच में कोई और आ गया। हाँ, तो कानून कहता है कि जिस दस्तावेज के जरिए वो फर्म जनता को शेयर खरीदने का ऑफर देगी, उसे भी मूल कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा। ओके। इसका मकसद ये है कि कंपनियां प्रोस्पेक्टस के कड़े नियमों से बचने के लिए किसी इंटरमीडियरी का इस्तेमाल ना कर सके। ये सुनिश्चित करता है कि निवेशकों को पूरी और सही जानकारी मिले, चाहे शेयर सीधे कंपनी से आ रहे हों या किसी और के जरिए। एक तरह से लूप होल बंद करने जैसा। बिल्कुल, ताकि कंपनियां जिम्मेदारी से बच ना सकें। समझ गया। तो ये प्रोस्पेक्टस जो इतना महत्वपूर्ण है, इसमें ऐसी कौन सी खास बातें होनी चाहिए जिस पर निवेशकों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? एक वैध प्रोस्पेक्टस की पहचान क्या है? देखिए, कानून साफ कहता है कि प्रोस्पेक्टस पर तारीख होनी चाहिए और उस पर अधिकृत लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सबसे अहम, इसमें वो सारी जानकारी और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होनी चाहिए जो सेबी सरकार से सलाह करके तय करती है। इसमें कंपनी को ये घोषणा भी करनी होती है कि उसने कंपनी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेबी एक्ट के सभी नियमों का पालन किया है। अच्छा। और हाँ, जारी करने से पहले इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है, जिस पर हर डायरेक्टर या प्रस्तावित डायरेक्टर के दस्तखत होते हैं। और अगर प्रोस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर की राय या रिपोर्ट शामिल की गई हो, तो क्या उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? नहीं, कानून यहाँ भी सावधानी बरतता है। अगर किसी एक्सपर्ट का बयान शामिल है तो कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, वो एक्सपर्ट कंपनी के बनाने, प्रमोट करने या मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि उसकी राय निष्पक्ष हो, इंडिपेंडेंट हो। सही। दूसरी, उसने प्रोस्पेक्टस जारी करने के लिए अपनी लिखित सहमति दी हो। और सबसे जरूरी, उसने रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस फाइल होने से पहले अपनी सहमति वापस न ली हो। अच्छा, वापस न ली हो। हाँ, प्रोस्पेक्टस में ये साफ साफ बताना होता है कि एक्सपर्ट ने सहमति दी है और उसे वापस नहीं लिया है। साथ ही एक प्रैक्टिकल बात ये भी है कि आरओसी में फाइलिंग के 90 दिनों के अंदर ही प्रोस्पेक्टस जारी हो जाना चाहिए, वरना वो पुराना माना जाता है। ओके, 90 दिन की वैलिडिटी है फाइलिंग के बाद। जी। ये सब सुनकर लगता है कि प्रोस्पेक्टस में सच बोलना कितना जरूरी है। हमने अल्टमोस्ट गुड फेथ यानी उभरे हुए फीडेस के सिद्धांत के बारे में सुना है। क्या यही वो बात है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शेयरों में निवेश का कॉन्ट्रैक्ट अल्टमोस्ट गुड फेथ पर आधारित होता है। इसका मतलब है कि कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी जरूरी बातें पूरी ईमानदारी और सच्चाई से बताए। प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी देना या किसी जरूरी बात को छिपाना एक बहुत गंभीर मामला है। गलत मतलब? कानूनन कोई भी बयान गलत माना जाएगा अगर वो जिस तरह से कहा गया है उस संदर्भ में गुमराह करने वाला हो, या अगर किसी जानकारी को शामिल करने या न करने से गलतफहमी पैदा हो सकती हो। तो खुदा न खास्ता अगर प्रोस्पेक्टस में कोई गड़बड़ी निकलती है और किसी निवेशक ने उसके आधार पर शेयर खरीद लिए, तो उसके पास क्या रास्ते हैं? क्या उसका पैसा डूब गया समझे? नहीं, कानून निवेशकों को ऐसे हालात में अकेला नहीं छोड़ता। उनके पास कई उपाय हैं। पहला, सिविल लाइबिलिटी। इसके तहत कंपनी खुद, इशू के समय के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने गलत बयान पर सहमति दी थी, वो सब मिलकर उस निवेशक को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी पैसे वापस मिल सकते हैं? हाँ, मुआवजा मिल सकता है। दूसरा, क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये और भी संगीन मामला है। प्रोस्पेक्टस जारी करने के लिए अधिकृत हर व्यक्ति पर धोखाधड़ी यानी फ्रॉड के लिए मुकदमा चल सकता है, जिसके लिए कंपनी कानून की धारा 447 में सजा का प्रावधान है। इसमें भारी जुर्माना और जेल दोनों हो सकती हैं। ओह, जेल भी मिल सकती है। निवेशक चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने यानी रिसिशन की मांग कर सकता है, जिससे उसका पैसा वापस मिल जाए, या फिर वो धोखाधड़ी यानी डिसीट के लिए हर्जाने का दावा भी कर सकता है। क्या डायरेक्टर्स या एक्सपर्ट्स ये कहकर बच सकते हैं कि हमें पता नहीं था या हमारा इरादा गलत नहीं था? क्या कोई बचाव उपलब्ध है?
कानून कुछ बचाव जरूर देता है, लेकिन वो साबित करने पड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये साबित कर दे कि प्रोस्पेक्टस उसकी जानकारी या सहमति के बिना जारी हुआ था, और जैसे ही उसे पता चला उसने पब्लिक नोटिस दे दिया। या वो ये साबित करे कि उसे वाकई यकीन करने का अच्छा कारण था कि बयान सच था, या बयान किसी भरोसेमंद एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर आधारित था जिसने अपनी सहमति वापस नहीं ली थी। ये भी बचाव हो सकता है कि बयान इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उससे निवेशक का फैसला बदल जाता। लेकिन ये साबित करना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर ये साबित हो जाता है कि प्रोस्पेक्टस जानबूझकर धोखाधड़ी करने के इरादे से ही जारी किया गया था, तो फिर इसमें शामिल सभी लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी असीमित यानी अनलिमिटेड हो जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब घर-बार भी बिक सकता है। हाँ, मतलब कंपनी के नुकसान की भरपाई के लिए उनकी निजी संपत्ति भी जा सकती है। और एक खास धारा 36 तो है ही, जो सिर्फ धोखाधड़ी से निवेश के लिए उकसाने वालों पर लागू होती है और उन्हें धारा 447 के तहत सजा दिलवाती है। तो ये बचाव आसान नहीं है, अदालतें बहुत बारीकी से देखती हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस सही निकला, लोगों ने अप्लाई भी कर दिया। अब अगला कदम, शेयर अलॉट कैसे होते हैं और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की शर्त क्या है, ये क्यों जरूरी है? देखिए, अलॉटमेंट का मतलब है कि कंपनी ने शेयर खरीदने की आपकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली, लेकिन कंपनी यूं ही अलॉटमेंट नहीं कर सकती। कानून की एक अहम शर्त है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब है कि प्रोस्पेक्टस में बताई गई कम से कम रकम, जिसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, कंपनी को मिल जानी चाहिए। कितनी होती है ये रकम? ये रकम आमतौर पर सेबी तय करती है और अक्सर ये इशू साइज का 90% होती है। ये शर्त इसलिए है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इशू को लेकर बाजार में वाकई दिलचस्पी है या नहीं। अगर 90% लोग भी पैसा लगाने को तैयार नहीं, तो मतलब इशू में शायद दम नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने के साथ साथ एप्लीकेशन के साथ मांगा गया पैसा भी कंपनी को मिल जाना चाहिए, तभी अलॉटमेंट वैध माना जाएगा। और एप्लीकेशन के साथ कम से कम कितना पैसा देना होता है? कानून कहता है कि एप्लीकेशन मनी शेयर की नॉमिनल वैल्यू का कम से कम 5% होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी सेबी लिस्टेड कंपनियों के लिए कड़े नियम बना सकती है। जैसे आजकल लिस्टेड कंपनियों के पब्लिक इशू में एप्लीकेशन पर इशू प्राइस का कम से कम 25% देना जरूरी होता है। अच्छा, 25% इशू प्राइस का? जी। और अगर कंपनी वो 90% वाला मिनिमम सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा नहीं छू पाई तो फिर क्या? तो सीधी सी बात है कि कंपनी शेयर अलॉट कर ही नहीं सकती। कानून कहता है कि अगर प्रोस्पेक्टस जारी होने के 30 दिनों के अंदर या सेबी द्वारा बताए गए समय में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, तो कंपनी को जितना भी एप्लीकेशन मनी मिला है वो सारा पैसा अगले 15 दिनों के अंदर वापस करना होगा। 15 दिन के अंदर? हाँ, और अगर इस वापसी में देरी होती है तो कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों को 15% सालाना की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। बाप रे, 15% ब्याज? हाँ, ये नियम निवेशकों का पैसा फंसने से बचाता है अगर इशू कामयाब ना हो। समझ गया। और क्या कंपनी को सरकार या किसी अथॉरिटी को बताना पड़ता है कि शेयर किसे किसे अलॉट हुए हैं? कोई रिपोर्टिंग? हाँ, बिल्कुल। पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है। अलॉटमेंट करने के 30 दिनों के अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC के पास एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना होता है। इसके लिए एक फॉर्म है PAS 3। इसमें उन सभी लोगों की लिस्ट होती है जिन्हें शेयर मिले हैं, उनके नाम, पते, कितने शेयर मिले, कितना पैसा दिया वगैरह। अच्छा। अगर शेयर कैश के बदले किसी और चीज जैसे कोई प्रॉपर्टी के बदले दिए गए हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट भी साथ लगानी होती है। अच्छा, कुछ और बातें भी दिमाग में आ रही हैं। मान लीजिए कंपनी ने पैसा किसी खास प्रोजेक्ट के लिए जुटाया, प्रोस्पेक्टस में वही लिखा, पर बाद में कंपनी का मन बदल गया। क्या वो पैसा कहीं और इस्तेमाल कर सकती है? हाँ, ऐसा करने का रास्ता है, लेकिन आसान नहीं है। इसके लिए कंपनी को पहले अपने शेयर धारकों की मीटिंग बुलानी होगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% वोटिंग? जी हाँ, कम से कम 75% शेयर होल्डर्स की सहमति चाहिए। इतना ही नहीं, जो शेयर होल्डर्स इस बदलाव से सहमत नहीं हैं, उन्हें कंपनी के प्रमोटर्स या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स को एक एग्जिट ऑफर देना होगा। एग्जिट ऑफर मतलब उनके शेयर खरीद लेंगे? हाँ, उनके शेयर उचित कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव।
इस ऑफर की शर्तें सेबी तय करती है और एक पाबंदी ये भी है कि प्रोस्पेक्टस से जुटाया गया पैसा किसी दूसरी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने या उनमें ट्रेडिंग करने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और शेयर मिलने के बाद निवेशक उन्हें आसानी से खरीद बेच सकें, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग भी जरूरी होती होगी? बिल्कुल, अगर पब्लिक ऑफर ला रहे हैं तो ये अनिवार्य है। कानून कहता है कि पब्लिक ऑफर लाने से पहले कंपनी को कम से कम एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स या डिबेंचर्स की लिस्टिंग की अनुमति लेनी होगी। अनुमति पहले लेनी होगी? हाँ, पहले। और जिन एक्सचेंजों से अनुमति मिली है उनके नाम प्रोस्पेक्टस में बताने होंगे। साथ ही एप्लीकेशन से जो पैसा आता है उसे एक अलग बैंक खाते में रखना होता है और तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक लिस्टिंग की फाइनल अनुमति न मिल जाए। अगर अनुमति नहीं मिलती तो पैसा वापस करना होता है। काफी सेफगार्ड्स है। जी, ये सब निवेशकों को भरोसा दिलाता है कि उनके निवेश में लिक्विडिटी रहेगी। कंपनियां अक्सर इशू को सफल बनाने के लिए अंडरराइटर्स को रखती हैं, जो गारंटी लेते हैं कि अगर शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे तो वो खुद खरीद लेंगे। जी, क्या उन्हें कमीशन देने पर भी कोई नियम है? हाँ, अंडरराइटिंग कमीशन पर भी नियम है। पहली बात, कमीशन देने का अधिकार कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी AOA में लिखा होना चाहिए। ओके। दूसरी बात, कमीशन की एक सीमा है। शेयर्स के मामले में ये इशू प्राइस के 5% या AOA में लिखी दर जो भी कम हो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 5% है। ये कमीशन इश्यू से मिले पैसे से या कंपनी के मुनाफे से दिया जा सकता है और पूरी पारदर्शिता के लिए प्रोस्पेक्टस में अंडरराइटर का नाम, कमीशन की दर, कितनी रकम दी जा रही है और उन्होंने कितने शेयर अंडरराइट किए हैं ये सब बताना होता है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। क्या शेयरों का फिजिकल सर्टिफिकेट मिलना बंद हो गया है? क्या अब सब डीमैट फॉर्म में ही होता है? काफी हद तक हाँ, खासकर पब्लिक इश्यू के मामले में। कानून कहता है कि पब्लिक ऑफर लाने वाली हर कंपनी को अपने शेयर सिर्फ डीमैट यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही जारी करने होंगे। सिर्फ डीमैट? जी। इसके अलावा सरकार ने नियम बनाकर कई तरह की अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों के लिए भी अपनी सारी सिक्योरिटीज डीमैट रूप में रखना अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद है शेयरों की ट्रेडिंग को आसान, तेज और सुरक्षित बनाना। हाँ, वो तो है। हाँ, हालांकि बाकी कंपनियां चाहें तो अभी भी फिजिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकती हैं या रख सकती हैं। पब्लिक ऑफर की बात तो हो गई, लेकिन आपने शुरू में प्राइवेट प्लेसमेंट का भी जिक्र किया था। ये क्या है और कैसे काम करता है? ये पब्लिक ऑफर से कितना अलग है? प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसा नाम से ही जाहिर है, पब्लिक ऑफर का ठीक उल्टा है। ये कंपनी द्वारा कुछ चुने हुए लोगों, मतलब आइडेंटिफाइड पर्सन्स के समूह को ही सिक्योरिटीज खरीदने का ऑफर या न्योता देना है। ये आम जनता के लिए खुला ऑफर नहीं होता, बल्कि एक तरह का प्राइवेट सौदा होता है, कंपनी और कुछ खास निवेशकों के बीच। चुने हुए लोग मतलब कितने लोग? क्या कंपनी जितने चाहे उतने लोगों को ये ऑफर दे सकती है? नहीं, यहीं पर कानून का नियंत्रण आता है। एक कंपनी एक वित्त वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 200 चुने हुए लोगों को ही प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दे सकती है। सिर्फ 200? एक साल में? हाँ, एक वित्तीय वर्ष में। और ये 200 की गिनती हर तरह की सिक्योरिटी जैसे इक्विटी शेयर, डिबेंचर के लिए अलग-अलग होती है। हाँ। इस गिनती में कुछ खास तरह के बड़े संस्थागत निवेशकों यानी QIBs और कंपनी के कर्मचारियों को ESOP के तहत दिए जाने वाले शेयरों को शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, QIBs और ESOP वाले बाहर हैं। जी, ये लिमिट इसलिए है ताकि प्राइवेट के नाम पर चुपके से पब्लिक इशू न हो जाए। अगर 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर दिया गया तो कानून उसे पब्लिक ऑफर ही मान लेगा और फिर पब्लिक ऑफर वाले सारे नियम लागू हो जाएंगे। तो इसकी प्रक्रिया भी निश्चय ही अलग होगी? बिल्कुल अलग और काफी नियंत्रित। पहली बात, इसके लिए शेयर धारकों से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। फिर ऑफर एक खास प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर के जरिए ही दिया जाता है, जो सिर्फ उसी व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम चुना गया है। वो व्यक्ति इस ऑफर को किसी और को ट्रांसफर यानी रेनाउंस नहीं कर सकता। अच्छा, ट्रांसफर नहीं कर सकते? नहीं, पैसा भी कैश में नहीं लिया जा सकता। सिर्फ चेक, ड्राफ्ट या बैंकिंग चैनल से ही लेना होता है, वो भी सब्सक्राइबर के अपने खाते से। कंपनी को इन सभी ऑफर्स का पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए किसी भी तरह का पब्लिक विज्ञापन या मार्केटिंग नहीं कर सकती। कोई एडवर्टाइजिंग नहीं? बिल्कुल नहीं। और पैसा मिलने के बाद शेयर अलॉट करने के लिए कितना समय मिलता है?
कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 दिनों के अंदर शेयर अलॉट करने होते हैं। 60 दिन? हाँ, अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो अगले 15 दिनों में सारा पैसा वापस करना होगा। और अगर पैसा वापस करने में भी देरी हुई तो 60वें दिन की समाप्ति से 12% सालाना ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ 12% ब्याज है? जी, प्राइवेट प्लेसमेंट से मिला पैसा भी एक अलग बैंक खाते में रखना होता है और अलॉटमेंट पूरा होने और आरओसी को रिटर्न फाइल करने से पहले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अलॉटमेंट के 15 दिनों के अंदर आरओसी को रिटर्न, वही फॉर्म पास 3, फाइल करना भी जरूरी है। और अगर नियम तोड़े तो? अगर कंपनी इन कड़े नियमों का पालन नहीं करती तो उस पर उसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स पर भारी जुर्माना लग सकता है। जितना पैसा जुटाया या 2 करोड़ रुपए तक, जो भी ज्यादा हो, साथ ही पैसा ब्याज सहित वापस करना होगा। ओह, काफी सख्त है नियम। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि कंपनियां चाहे आम जनता से पैसा जुटाएं या कुछ खास लोगों से, कानून ने पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से रेगुलेट किया है। खासकर प्रॉस्पेक्टस, जो पब्लिक ऑफर की नींव है, उसमें सच्चाई और पूरी जानकारी देना सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक कानूनी बाध्यता है। बिल्कुल। कंपनी एक्ट 2013 ने निवेशकों की सुरक्षा को बहुत महत्व दिया है। ये दिखता है प्रॉस्पेक्टस में गलत जानकारी या जानकारी छुपाने के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के कड़े प्रावधान हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की शर्त, एप्लीकेशन मनी की सीमा, अलॉटमेंट की समय सीमा, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग की जरूरत और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए बनाए गए कड़े नियम, ये सब मिलकर कोशिश करते हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और निवेशकों का भरोसा बना रहे। वाकई ये सारी जानकारी उन सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है जो या तो कंपनियों में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर कंपनी चलाने से जुड़े हैं। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में अर्थव्यवस्था और फिनेंस के तौर तरीके बहुत तेजी से बदल रहे हैं। नए नए तरह के बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, पैसा जुटाने के नए तरीके इजाद हो रहे हैं। ऐसे में क्या कंपनी कानून 2013 के ये नियम, जो काफी हद तक पारंपरिक तरीकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं? क्या ये कंपनियों के लिए आसानी से पूंजी जुटाने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के बीच सही संतुलन बना पाते हैं? या कहीं ये नियम कंपनियों के विकास और नई खोजों में अनजाने में रुकावट तो नहीं बन रहे? इस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है। जरूर, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।